हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस सेशन में जो कंक्रीट था उससे स्टार्ट करवाया था एज अ बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस तरह से मिक्स उसका डिजाइन करते हैं, इन सारी चीजों को मैंने बताया था आपको। और ये कहा था कि हम जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे हमारा, तो क्या रहेगा हमारा टॉपिक, स्ट्रेंथ। हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे। और जल्दी से सोचिए कि मैं अगर यहां पर आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ को पढ़ाना चाहता हूं तो विच स्ट्रेंथ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट कंक्रीट। मैं कंक्रीट की किस स्ट्रेंथ को स्टडी करूंगा, तो दैट विल बी आवर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ओके दोस्तों, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को निकालने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते करते क्या करेंगे, पढ़ते हुए जाएंगे और फिर हमें समझ में आएगा कि जब मुझे कंक्रीट का क्या लिखना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पढ़ना है तो आप उसमें यह चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग इसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब को पढ़ेंगे। ओके, अब ये जो क्यूब होगा ये किसका बना होगा, हमारा किसका बना होगा, हमारा कंक्रीट का ही बना होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्या डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी, देखिए, इट इज द स्ट्रेंथ shown, it is the strength shown by a cube of size 150 mm after 28 days of casting, under यूनिएक्सियल कॉम्प्रेशन। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा समझाता हूं कि इसमें हुआ क्या है। कुछ बातें जो आपको यहां पर याद रखने रहेंगी। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो क्यूब का मैंने इस्तेमाल करा है उसका साइज 150 mm है। इस क्यूब को मैंने 28 दिन की कास्टिंग के बाद इस्तेमाल करा है ना। और जो लोड मैं लगाऊंगा इसके अंदर, वो लोड का नेचर जो है वो क्या नेचर है, यूनिएक्सियल कॉम्प्रेशन है। ये तीन चीजें आप ध्यान रखना, क्योंकि हम इन तीनों ही चीजों पे क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमें किस तरह से दिखेगा। चलिए पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आप लोगों को क्यूब दिखाता हूं कि हमारा जो क्यूब होगा वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एक क्यूब की बात कर रहे हैं जिसका साइज हम लोग क्या बोल रहे हैं, 150 mm बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर क्यूब है तो मैं आपको इसको 3D बना के दिखाता हूं। वैसे तो अधिकतर स्टूडेंट्स को क्यूब बोलते से ही विजुअलाइज हो गया होगा, बट जिसे नहीं हुआ उसके लिए भी काम यहाँ पर अपन कर देते। तो ये क्यूब ऐसा दिखेगा बच्चों, ये जो क्यूब होगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्यूब का साइज बोला है 150 mm, क्या बोला है, क्यूब का साइज 150 mm बोला है। तो ये 150 तो एक डायमेंशन ये हो गया। दूसरा डायमेंशन अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये भी हमारे पास 150 mm हो गया। ठीक है, और जो तीसरा डायमेंशन होगा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 mm हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो थिकनेस होगा ये भी 150 mm हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि एक स्क्वायर ऐसा, एक स्क्वायर ऊपर, मतलब जो फेसेस होंगे क्यूब्स के वो आपको दिख रहे होंगे। एक फेस ये, उसके पीछे दूसरा, एक नीचे, इसके ऊपर एक, मतलब ऐसे कुल मिला के 6 फेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। अब देखिए, अब
अगर मैं इसको ऊपर से देखना चाहूं, ये वाले फेस को, जो ऊपर की तरफ फेस दिख रहा है ना, इसको अगर मैं देखना चाहूंगा तो मुझे ये किस तरह से दिखेगा? अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से देखता हूं तो मुझे कैसा दिखेगा? ये देखिए, यहां से ये कुछ इस तरह से होगा, यहां से ये कुछ इस तरह से होगा, और ऐसा मुझे ये ऊपर वाला फेस दिखेगा, है ना। ऊपर वाले फेस में भी यही होगा कि ये वाला जो डायमेंशन है, अगेन मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 150 mm लिख सकता हूं ये वाले डायमेंशन को, और यहीं पर क्या लिख सकता हूं मैं? 150 mm चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आए? अब अगर मैं यहां पर इसका एक एक्सिस बनाना चाहूं, इसका मैं आपको क्या बताना चाहूं? सेंट्रॉइड बताना चाहूं, तो आप सब समझ सकते हैं कि सर आप क्या करेंगे, एक बीच में इस तरह से लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। एक बीच में क्या करेंगे हम लोग, लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। यस और नो? हाँ ना, हाँ या ना बच्चों? ये देखिए, यहां पर हमने क्या करा, एक इस तरह से लाइन को क्या करा, ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट अभी हमें यहां पर मिल रहा है, ये क्या होगा, इसका सीजी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यही चीज मैं कहां पर, वहां ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना। आपको मैं दोनों तरफ से बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। और अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर एक और एक्सिस कैसे दिखा सकता हूं आपको, ये देखिए, एक और एक्सिस में कैसे दिखा सकता हूं, ये तीसरी एक्सिस ऐसी भी तो हो सकती है ना, ये तीसरी एक्सिस ऐसी भी तो हो सकती है, हाँ है ना, ये तीसरी एक्सिस भी तो ऐसी हो सकती है। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 एक्सिस क्यूब में से पास होती है, मैंने आपको दिखा दी। अब क्यूब बनाया, क्यूब बनाते समय क्या करा होगा, क्यूब बनाने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे स्टील के मोल्ड्स होते हैं, आपने शायद देखा होगा, कॉलेज में करा होगा, आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे। आपने एक सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्स बनाया, ठीक है, एक प्रॉपर उसके अंदर क्या करा, वाटर को मिक्स ऐड करा, फिर आपके पास मोल्ड होते हैं। ठीक है, उन मोल्ड की वॉल्स पे आप लोग क्या करते हो, लुब्रिकेशन करते हो, जनरली ग्रीस लगवाया जाता है। ठीक है ना, याद आया आप लोगों को? फिर उसके अंदर मोल्ड को क्या करने के बाद, बनाने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट को पोर करते हैं। फिर इन फाइनल सेटिंग टाइम तक हम लोग वेट करते हैं, फिर उस मोल्ड को खोलते हैं और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, हमारे मोल्ड्स को जो कास्ट हो चुका है हमारा कंक्रीट, उसको निकाल लेते हैं। फिर जो कंक्रीट का स्पेसिमन है, मतलब कि ये जो क्यूब है, इसको निकाल के लिए 28 दिन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूरिंग में रख देते हैं। आपके लैब में पॉन्ड, वाटर पॉन्ड या फिर वाटर बॉडी से बना होगा, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसे डुबा के रख सकते हो। याद आया बात? अब उसी स्पेसिमन को हल्का सा ड्राई करने के बाद, मतलब अपने कपड़े से पोंछने के बाद आप क्या करते हो, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्या करते हो, रखते हो, है ना। अब मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं, आप लोगों को ये डायग्राम दिखते रहना चाहिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब इसी स्पेसिमन को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, या नाम मशीन का मैं नाम लिख रहा हूं कि किस मशीन के अंदर हम लोग ये टेस्ट करते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, है ना, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूब को रखते हैं और इस क्यूब के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके का लोड लगाते हैं बच्चों, किस तरीके का लोड लगाते हैं, यूनी एक्सियल कंप्रेशन। मतलब जो लोड होना चाहिए ना बच्चों, वो इस पॉइंट से ही क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। देखिए आपको समझ में आ रही है बात, जो लोड होना चाहिए वो इसी पॉइंट से ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, इसी पॉइंट से क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, अब जो लोड लगाने का तरीका होता है, जो लोड लगाने का तरीका होता है वो कैसा लगाया जाता है, ग्रेजुअली, है ना। जो लोड होता है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ग्रेजुअली अप्लाइड किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, ग्रेजुअली ही लोड को अप्लाई किया जाता है। लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, मतलब जैसे जैसे मैं अगर इसके ऊपर लोड लगा रहा हूं तो 0 किलो न्यूटन से मैं इसके ऊपर लोड लगाना चालू करूंगा और एक ऐसे लोड तक इस पे लोड लगाता रहूंगा जब इसके ऊपर पहला क्रैक फॉर्म होगा, है ना, इसके ऊपर पहला क्रैक फॉर्म होगा। मतलब अगर मैं यहां पर P किलो न्यूटन लिख रहा हूं तो इस P किलो न्यूटन ने इस 150 mm के क्यूब पर, जिसको मैंने 28 दिन के बाद, है ना, कास्टिंग के 28 दिन के बाद कंटिन्यूसली क्योर कर दे, मतलब तरी पानी में भिगा के रखने के बाद क्या करा, इस कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर लाके टेस्ट करा
और ये जो लोड P है ये कब आया, 0 किलो न्यूटन से P पर, 0 मतलब एक एक किलो न्यूटन बढ़ाते हुए P किलो न्यूटन पे पहुंचा, ठीक है, और इस P किलो न्यूटन ने मुझे पहला क्रैक दिया, ठीक है। जैसे ही पहला क्रैक दिया तो वो क्या हो गया, मेरा स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूब हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो लोड ग्रेजुअली लगाया, 0 से P किलो न्यूटन तक कर दिया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखा जाए तो लोड जो है वो किस पर्टिकुलर फेज पे मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखा जाए तो लोड जो है वो इस पर्टिकुलर फेज पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, हाँ या ना। तो अगर इस पर्टिकुलर फेज पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका एरिया कौन सा होगा, ये पूरा जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मतलब अगर मुझे यहां पर स्ट्रेंथ लिखना होता, देखते रहिएगा स्क्रीन पे, है ना, अगर मुझे यहां पर क्या लिखना होता, स्ट्रेंथ लिखना होता, स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब अगर मुझे लिखना होता, और कौन सी स्ट्रेंथ है ये, अगर मोर एक्यूरेटली लिखना चाहूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या लिखना चाहूं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब लिखना चाहूं, तो ये क्या हो जाएगा, जिस लोड पे वो टूटा अपॉन में क्या लिखेंगे अपन लोग यहां पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप चाहें तो यहां पर P अपॉन में 150 इंटू 150 कर सकते हैं और आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब मिल जाएगी। क्या आपको ये पार्ट समझ में आया दोस्तों? ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि ये आप लोगों को बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। मैं इसे आपको एक बार पूरा स्क्रीन पे दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट वी हैव स्टडीड हियर। ठीक है, देख लीजिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को नोट डाउन कर रहे हैं और अगर वो यहां पर आपसे मिस हो गया है तो इट इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन नाउ कि हमने स्टार्ट करा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसमें हमने पहला पैरामीटर पढ़ा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। ये वही क्यूब है जो हमने एक पर्टिकुलर कंक्रीट का बनाया है जिसका साइज 150 mm का है। 28 दिन की क्या करी हम लोगों ने, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद, 28 दिन के कास्टिंग के बाद हमने इसके ऊपर एक यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाया है और जिस मशीन के थ्रू हमने लगाया है उस मशीन का नाम है हमारे पास कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, लोड लगाने का नेचर क्या है, ग्रेजुअली रखा है हम लोगों ने। ठीक है, और किस तरह से हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पर स्ट्रेंथ, वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। चलिए यहां से क्या हम लोग आगे बढ़े, यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं वो है मेरा, देखिएगा नाम देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना बस, कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिख रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। अगेन यहां पर मैंने क्या लिखा, क्यूब ही लिखा। बच्चों यहां पर क्या है, बिल्कुल ध्यान देते रहना, ठीक है। जितनी बार मैं क्यूब लिखूं उतनी बार क्यूब पे ध्यान देना, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज होगी कि सर आप कंक्रीट कब लिखोगे, क्योंकि हमें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पढ़ना है ना, तो लेकिन क्यूब भी तो कंक्रीट का ही बना है। धीरे धीरे मैं उस क्यूब को रिप्लेस कर दूंगा, किससे रिप्लेस कर दूंगा, कंक्रीट से। बस देखते रहो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर है देखा जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को स्टडी करने के लिए। देखिए पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, इट इज द स्ट्रेंथ, है ना, इट इज द स्ट्रेंथ below which only 5% of test results are expected to fall below, एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, ये देखिए एक्सपेक्टेड टू फॉल क्या लिखा, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच ओनली 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल।
अब समझ आपके दिमाग में जा रहा होगा कौन सा टेस्ट और किसका 5%, तो देखिए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली एक टेस्ट समझाया ना, जिसके ऊपर हम लोगों ने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन हम लोगों ने क्यूब पे टेस्ट करा, आप ऐसे 100 क्यूब्स के ऊपर क्या करिए, टेस्ट करिए। कहने का मतलब मैं यहाँ क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, टेक 100 क्यूब्स, टेक 100 क्यूब्स एंड टेस्ट इट फॉर, क्या लिख रहे हैं अपन लोग, एंड टेस्ट इट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप क्या करिए 100 क्यूब लीजिए और उसके ऊपर क्या करिए, टेस्ट लगाइए और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करिए। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, है ना, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, अरेंज, है ना, क्या लिखने का बोल रहा हूं मैं, अरेंज दीज टेस्ट रिजल्ट्स, जो भी आपने उसके ऊपर टेस्ट करा उसमें आपके स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, स्ट्रेंथ की वैल्यू आई होगी, तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, टेस्ट रिजल्ट्स बोल रहा हूं। तो क्या बोल रहा हूं, अरेंज दिस टेस्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में। किस क्रम में रखने का बोल रहा हूं मैं आपको, बढ़ते हुए क्रम में रखने का बोल रहा हूं। मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले लिखी जाएगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो बाद में लिखी जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आया? आप, आई होप आपको ये 2 स्टेप समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं कि अगर मैंने इन टेस्ट रिजल्ट को कैसे लिखा, इंक्रीजिंग स्टेट में लिखा, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो ये कैसा लिखाएगा। ठीक है, समझते हैं। तो आई होप अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो सबसे छोटी वैल्यू मैं पहले लिखूंगा, सबसे छोटी वैल्यू में क्या करूंगा, पहले लिखूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू आई 28.8। ये अधिकतर जो वैल्यूज होंगी वो मैं किस में लिखूंगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही लिखूंगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो मेरे को पहली वैल्यू मिली 28.8, उसके बाद में आगे बढ़ते गया, मुझे हो सकता है वापस से 28.9, फिर 29, फिर 29.7, फिर उसके बाद मुझे क्या मिल गया, मान लीजिए उसके बाद मुझे क्या मिल गया 29.9, और फिर मुझे मिल गया 30, और उसके बाद मुझे मिल गया 30.1। ऐसे करते 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 मुझे यहां पर क्या हो गई, 100th वैल्यू मिल गई, है ना, 100th वैल्यू मिल गई। ये आपको समझ में आया, है ना, ये आपको समझ में आया। तो अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं आपको यहां पर ये चीज बोलने का बोलूं कि अगर आपके पास 100 टेस्ट स्पेसिमेन थे, है ना, 100 टेस्ट स्पेसिमेन थे आपके पास, 100 टेस्ट स्पेसिमेन थे आपके पास, तो इनका जो 5% होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो 5% होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 5 टेस्ट स्पेसिमेन हो जाएंगे, 5 टेस्ट स्पेसिमेन हो जाएंगे, यस और नो, है ना, 5 टेस्ट स्पेसिमेन हो जाएंगे। मतलब 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट क्या होंगे, 5 टेस्ट स्पेसिमेन होंगे। तो वापस से मैं डेफिनेशन की ओर जाता हूं, वापस से मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए डेफिनेशन की ओर जाता हूं। देखिए आप लोग डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, बिल्कुल डेफिनेशन की ओर जाएंगे हम लोग और देखेंगे, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच ओनली 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब मुझे एक ऐसी स्ट्रेंथ को नोटिस करना है जिसके नीचे ओनली 5% क्या होंगे, टेस्ट रिजल्ट होंगे। मतलब उन 5 की जो स्ट्रेंथ होगी उस छठे वैल्यू से क्या होगी, नीचे होगी। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आया कि 5% का मतलब क्या होगा, 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल क्या होगा, बिलो विच का मतलब क्या होगा कि 5 क्यूब ने जो स्ट्रेंथ बताई होगी वो छठे क्यूब से क्या होगी, नीचे होगी। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसे एक ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, ऑर्डर में लिखा हुआ, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। मतलब जो छठे पे वैल्यू आई होगी वो बाकी की जो 5 वैल्यू होंगी उससे बड़ी होगी। अब समझ में आया कि इस वैल्यूज को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्यों लिखा। क्या ये बात समझ में आया कि हमने इन स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्यों लिखा? ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर स्ट्रेंथ लिखूं, है ना, अगर मैं यहां पर क्या करूं, स्ट्रेंथ को मार्क करना चालू करूं, तो पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो हो गई 5।
छठी वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये मतलब इस 30 के नीचे क्या है, 5 वैल्यूज दिख गई आपको, मतलब ये हो गई मेरी 6th वैल्यू, है ना, 6th वैल्यू। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपको एक मिक्स दिया गया था कंक्रीट का और उसके आपने 100 क्यूब्स बनाए और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के बाद अंडर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन आपने जब उन स्ट्रेंथ को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो आपको 5% जो रिजल्ट्स थे, 1 2 3 4 5, वो 30 के नीचे मिले हैं। 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो आपकी वैल्यू रही, 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आपकी जो वैल्यू रही, ये वो वैल्यू थी जिसके नीचे 5% टेस्ट रिजल्ट्स थे। तो अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब जो होगी इस केस में, क्या वो 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगी? जल्दी सोचिए बच्चों, क्या हम लोग एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मतलब जो वैल्यूज हम लोग, क्या जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, है ना, उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद हम कहां पहुंचे, ये 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर पे, है ना। और ये बात आपको अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। आई होप आपको मजेदार लग रहा होगा ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि अभी भी मैं क्या लिख रहा हूं, क्यूब ही लिख रहा हूं, अभी भी मैं क्या लिख रहा हूं, क्यूब ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए कि अभी तक हमने किस चीज को समझने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब को समझने के लिए किन किन चीजों के ऊपर क्या करा है, फोकस किया है, किन किन चीजों को हमने समझा है ना। इस पूरे टॉपिक को मैं चलते टॉपिक में ही कम से कम आपको 2 से 3 बार क्या कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं यहां पर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। चलिए इसमें एक चीज और बची है तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब जो होता है ना, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, एफ सी के से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ सी के। सो बेसिकली एफ सी के रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल की ही बात करूं, है ना, प्रीवियस एग्जाम्पल की ही बात करूं तो उससे मुझे समझ में आता है कि जो भी मेरे पास कंक्रीट का मिक्स था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रही होगी, एफ सी के विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर रहेगी, 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर रहेगी। अगर किसी कंक्रीट मिक्स का एफ सी के 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है तो उसे बोला जाएगा कि वो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, जहां पर इस M का मतलब क्या होता है, मिक्स होता है, और 30 का मतलब तो 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आई होप अब जाके हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब है वो क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, ये बात क्या आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। चलिए क्या अब हमें कुछ नया पढ़ना होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से जुड़ा, तो जिसका आपको इंतजार है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एंड दैट इज अवर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव
कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर कंक्रीट, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई आपको। अब मैंने लिखा है यहां पर कंक्रीट। तो देखिए ये होता क्या है, इसको अपन लोग समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज, क्या होगा ये, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या बोला जाएगा इसे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब टू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूं, अगर मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करना चाहूं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूं, तो देखिए क्या बनेगा वापस से, कैरेक्टरिस्टिक, है ना। मैं ये सब चीजें बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ जब मिले इसका तो आपको एक व्यवस्थित रूप से नोट्स मिले, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, यहां पर लिखा मैंने कंक्रीट, इज इक्वल्स टू व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, अब वापस से लिख रहा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय FCK, एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, है ना, 1.5। आप ध्यान रखेंगे ये चीज मिलती है आपको 0.6666 FCK, बट हम इसे याद रखेंगे 0.67 FCK। अब बच्चों आपको ये बात मरते दम तक याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होगा आपका, दैट विल बी योर, है ना, दैट विल बी योर व्हाट, that will be your what, 0.67 FCK, that will be your what, 0.67 FCK। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी एग्जाम से पूछा गया है और पूरे आरसीसी में इतनी बार आएगा कि आप खुद ऐसे हो जाओगे कि हाँ याद नहीं भी करना चाहो ना तो फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझ के याद कर लोगे तो आप बहुत क्या होगे, एक बेहतर जगह, बेहतर पोजीशन पे खड़े रहोगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं और इस तरह से स्ट्रेंथ का रिडक्शन करते हैं, देखा जाए तो क्या करा आप लोगों ने, 1 को 1.5 से डिवाइड करा, मतलब पहले आपका FCK था, अब आपको उसने 0.67 FCK बना दिया, ठीक है, मतलब आप कम हो गए। सही बात है या नहीं, अपन सही बात बोल रहे हैं कि आपने क्या करा, स्ट्रेंथ का रिडक्शन करा। तो इसका कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए, इसका कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो वो रीजन ही हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। तो देखिए आप लोग वो रीजन क्या है, ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहां पर कि उसका जो रीजन है वो क्या है। देखिए आप क्या रीजन मिल रहा है आपको, हियर द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हियर द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन टू account for वेरिएशन इन, समझिएगा इस बात को, है ना, वेरिएशन इन शेप एंड साइज, यहां लिख दिया शेप एंड साइज ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ कंक्रीट मेंबर, ओके, मेंबर की जगह मैं चाहता तो स्पेसिमेन भी लिख सकता था, कंक्रीट मेंबर, एंड वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ, क्या बोला मैंने, वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ लोडिंग, वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ लोडिंग, ठीक है। ये बात क्या आपको समझ में आई बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों, कि यहां पर दो चीजें मिल रही है मेरे को, कि ये जो 1.5 लिया है मैं मान रहा हूं कि मेरा जो शेप और साइज होगा कंक्रीट,
मेंबर का वो चेंज हो सकता है पहली चीज, और पोजीशन ऑफ लोडिंग चेंज हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात ये आती है, पर इसको यहां पर देखते हैं 2 मिनट। देखिए अभी हमने क्या चालू करा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चालू करा था। अब हमें इसमें ये चीज देखना है, इसके अंदर कि ये जो 1.5 हमने लिया है, ये हमने बेसिकली क्यों लिया है। तो आइए इसे समझते हैं हम लोग। देखिए लिख दिया मैंने कि पोजीशन चेंज हो रही है लोड की, वेरिएशन शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये चीजें मैंने क्या करी, यहां पर लिख दी। तो आप इस चीज को ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले तो जो मैंने एफसी के डिफाइन करा था, है ना, वो मैंने डिफाइन करा था, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब की मदद से मैंने डिफाइन करा था। तो जब मैंने वो टेस्ट किया था, तो वहां पर जो नेचर ऑफ लोडिंग या टाइप ऑफ लोडिंग थी वो क्या थी, हमारी यूनी एक्शियल कॉम्प्रेशन थी। वो हमारी क्या थी, यूनी एक्शियल क्या थी, कॉम्प्रेशन थी। तो यूनी एक्शियल कॉम्प्रेशन को वापस हम लोग समझते हैं कि देखिए अगर ये मेरा एक्सिस था, तो मेरा लोड कहां से ट्रांसफर हो रहा था, यहीं से ट्रांसफर हो गया, है ना, मतलब लोड यहीं से ट्रांसफर हो गया। तो इसने क्या करा, इस लोड ने क्या कॉज करा, ओनली कंप्रेशन कॉज करा, है ना, क्या कॉज करा इसने, ओनली कंप्रेशन कॉज करा। ठीक है, ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब एक और चीज हो सकती है यहां पर कि जो लोड था किसी कारण से इस एक्सिस से दूर हो जाता और यहां पर लग जाता। ये देखिए ये P पर लग जाता। अगर ये P पर लगता तो इसका एक्सिस से एक डिस्टेंस होता परपेंडिकुलर, जो क्या होता, इसेंट्रिक डिस्टेंस कहलाता या इसेंट्रिसिटी कहलाता। और ये लोड यूनी एक्शियल कंप्रेशन नहीं होते हुए क्या हो जाता, इसेंट्रिक लोडिंग का केस हो जाता। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट देखना चाहूं, इस अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग का इक्विवेलेंट क्या देखना चाहूं, इक्विवेलेंट अरेंजमेंट देखना चाहूं, तो देखिए, है ना, वो कैसे बनाया जाएगा। देखिए यही था। अब यहां पर ये जो एक्सिस थी, यहां पर क्या होगा, ये जो P लोड था, ये वाला जो P लोड था इस एक्सिस पे आ जाएगा। बट ये जो P इंटू ई, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें क्या कॉज कर देगा, मोमेंट कॉज कर देगा, और ये हो जाएगा P इंटू ई। मतलब यही लोड अगर मैं यहां पर P लिख रहा था और अगर ये यूनी एक्शियल कंप्रेशन था तो इट वाज कॉजिंग ओनली कंप्रेशन। बट यही लोड जब मेरा एक इसेंट्रिक डिस्टेंस पे आया तो उसने क्या करा, कंप्रेशन के साथ साथ यहां पर एक मूवमेंट भी कॉज करा, है ना। अब जब मेरे मेंबर के ऊपर दो नेचर के, मतलब एक लोड भी आ रहा है और मोमेंट भी आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं इट विल रिजल्ट, इन रिडक्शन इन, है ना, इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर। क्या आपको मेरा ये पार्ट समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम लोग आरसीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ब्रिज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अच्छी एक लागत लगा रहे हैं, एक बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि उस पर्टिकुलर मेंबर का, उस पर्टिकुलर आरसीसी स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर वो फेल हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है और पैसा भी जा सकता है। अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में जाएगा कि हाँ सर वो टूटा तो पैसों का नुकसान हो जाएगा। गया होगा आपके दिमाग में ये बात कि अभी भी अगर वो टूटा तो पैसों का नुकसान हो जाएगा। नहीं रे भाई, पैसों की तरफ बाद में सोचो, पहले सोचो कि जान है तो जहान है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर मेंबर फेल हुआ, स्ट्रक्चर फेल हुआ, तो हम लोग बोलते हैं ना जान हानि हो गई, पेपर में आता है जन हानि हो गई, तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपने को नहीं करना। इसलिए डिजाइन करने के पहले ही ऑन पेपर ही हम लोगों ने क्या कर लिया, स्ट्रेंथ का रिडक्शन कर लिया। क्या आपको ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए अब यहां पर मैंने एक और बात लिखी थी, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाता हूं। मैंने यहां पर एक और बात लिखी थी और वो बात क्या है कि वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ लोडिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर एक वेरिएशन कौन सा है, शेप और साइज का। ठीक है,
एक वेरिएशन क्या है, शेप और साइज का। अब अगर मुझे शेप और साइज के वेरिएशन को स्टडी करना है, उसके कारण क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। मतलब कि अगर मैं क्यूब की जगह कोई और स्पेसिमन अगर ले लेता, क्यूब की जगह कोई और स्पेसिमन ले लेता, तो ये जो मेरा एफसीके मैंने डिफाइन करा है, या मैंने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो मैंने डिफाइन करी है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को अभी तक का सेशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द कंक्रीट मेंबर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट। ठीक है, ये स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग कंक्रीट की जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको स्टडी करने के कारण हम समझ पाएंगे कि कंक्रीट का इस्तेमाल एज अ बिल्डिंग मटेरियल या फिर एज अ पार्ट ऑफ आरसीसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग क्यों लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।